दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित पुरातात्विक स्थलों एवं स्रोतों की जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में स्थित जो मंदिर हैं, शिलालेख हैं और अन्य भी बहुत सारे स्रोत हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण साहित्यिक जो स्रोत हैं, जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद जैसे, और उसके साथ साथ जो विभिन्न राजवंश हुए हैं, कुनिंद राजवंश, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। साथ में यहाँ पर जो मुद्राएं प्राप्त हुई, जिससे कि हमको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ में शक, कुषाण और जो यौधेय और कीर्तिपुर जो राजवंश हैं, जो वंश हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोतों में जो सबसे प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें हम देखते हैं कि जो वेद हैं वो उनमें सबसे पहले हमको पता चलता है उत्तराखंड के, जैसे हम जानते हैं कि जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और यह जो सबसे नवीन जो वेद है वो है अथर्ववेद। यह है सामान्य जानकारी यहाँ वेद से संबंधित। लेकिन अगर बात करें जो उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें उत्तराखंड को देवभूमि या फिर मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कंद पुराण में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। उस स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानसखंड और नेपाल के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये आपको याद रखना है कि स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं तो गढ़वाल, यहाँ पर ब्रह्म पुराण और वायु पुराण है, इसमें ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में जो कुमाऊं क्षेत्र है, इसमें गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किरात और नाग आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में। दोस्तों, अब हम यहाँ पे उत्तराखंड के विभिन्न जो राजवंश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो कुनिंद राजवंश जो है यह माना जाता है पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी और चौथी शताब्दी तक। तो कुनिंद जो वंश की जानकारी है, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वे हैं पुरातात्विक स्रोतों में, जैसे कि रामायण, महाभारत, पाणिनि की रचना जो अष्टाध्यायी है, और पुराण। इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि रामायण में जो किष्किंधा कांड है उसमें कुनिंद राजवंश का उल्लेख मिलता है। महाभारत में जो वन पर्व है इसमें, और पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पुराण में मार्कंडेय पुराण में, और जो कुलिंदो पत्स्यकस इसको कहा गया है। इस तरह से बृहद संहिता में यहाँ पर 12 मिहिर ने जो लिखी है, इसमें भी इनका वर्णन मिलता है। साथ में यदि हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत कालसी शिलालेख में और भरहुत अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, तो इनमें भी इन राजवंश का उल्लेख मिलता है। साथ में जो मथुरा के अभिलेख हैं उनसे भी पता चलता है, और कुछ सिक्के हैं जो प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कुनिंद राजवंश के बारे में, और यह पता चलता है कि यह लगभग पहली से तीसरी से चौथी शताब्दी का था। इसके बाद बात करते हैं कि कुनिंद राजवंश को उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता था। उत्तराखंड में तीसरी से चौथी शताब्दी तक कुनिंद वंश का शासन रहा, ये हम जानते हैं और हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक के शिलालेख में कुनिंद वंश के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, और यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें कुनिंद वंश के क्षेत्र को कहा गया है अपरांत, और यहाँ के लोगों को कहा गया है पुलिंद। इसके बाद हम बात करते हैं तो इस वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थी कालकूट, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो माना जाता है, जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है, वो था अमोघ भूति। इसके साथ वह कुनिंद वंश के शुरुआती राजाओं में से एक था। इसके साथ साथ कालसी शिलालेख के अनुसार कुनिंद वंश मौर्यों के अधीन हुआ करते थे, ये कहा गया है कालसी शिला के अंतर्गत, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि जो कुनिंद वंश है वो उन्हीं के अंतर्गत था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। तो कुनिंद राजवंश के शासक, इतिहास में कुनिंद वंश के शासकों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं, इनका जो पहला चरण है इसमें सुबाहु को यहाँ का राजा माना गया। उसके बाद दूसरे चरण की जानकारी उतनी मिलती नहीं है, लेकिन तीसरे चरण में जो है विश्वदेव, अग्रराज, धनभूति,
प्रथम, धनभूति द्वितीय, बलभूति, साथ में अमोघभूति, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और छत्रेश्वर, इन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है तीसरे काल के चरण में। अब बात करते हैं तो कुनिंद जो राजवंश में जो मुद्राएं प्राप्त हुई, क्योंकि हमने जाना था कि कुनिंद राजवंश की जो मुद्राएं हैं उनसे भी पता चलता है। तो मध्य हिमालय से प्राप्त हुई जो कुनिंद कालीन जो मुद्राएं हैं, इनके इससे कालक्रम का पता चलता है। तो 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई, जो अमोघ भूति थे उनके प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। तो इस तरह से 3 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वे प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं की लिपि, धातु, लेख और इनमें जो मिले कुछ चित्र हैं वे जैसे अमोघ मूर्ति प्रकार है, तो इसकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, जबकि धातु थी यह तांबे का बना हुआ था, जिसमें कि 9.5 से 252 ग्रेन तक यहाँ पर तांबा था, जबकि जो चांदी था वह वजन में 31 से 38 ग्रेन तक था। लेख जो है रज कुनिंद श अमोघ भूतिश महाराजस, ये लिखा गया है उस पर कि रज कुनिंदस अमोघ भूतिश महाराजस। मुद्राओं के जो चित्र हैं इनमें नारी, मृग, स्वास्तिक, नदी और नाग इनमें बने हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मृग बना हुआ है, स्त्री बनी हुई हैं, स्वास्तिक बने हुए हैं, और ये देखिए आपको यहाँ पर स्वास्तिक दिख रहा है, नारी बनी हुई हैं, मृग बना हुआ है। तो ये आप इन सिक्कों से देख पा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो ये मुद्राएं हैं ये हिंद यूनानी राजाओं की रजत मुद्राओं का प्रभाव था, क्योंकि हिंद यूनानी जो राजा थे वह चांदी की मुद्राएं बनाते थे, तो उसका प्रभाव इन पर दिखता है। यह मुद्रा तीनों प्रकार की मुद्राओं में सर्वप्राचीन मानी जाती है, और इस मुद्रा के आगे के भाग पर एक द्विहस्ता देवी दिखाई देती हैं, और उनके दाहिनी तरफ उनको देखता हुआ मृग दिखाई देता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देवी बनी हुई हैं और उनकी दाईं तरफ जो है एक मृग बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की। तो इनकी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है, और यहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग इस सिक्के को बनाने में हुआ है, जिसमें कि 119 से 327 ग्रेन का प्रयोग हुआ है। और मुद्राओं में जो चित्र हैं वे हैं वृत्त, कुबड़ा बैल, बेदी, नंदीपात, मानव मूर्ति और नाग। तो आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार की जो ये मुद्राएं हैं ये उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में ही मिलती हैं, और इनकी जो अधिकांश मुद्राएं हैं वे अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इनको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा गया। इन मुद्राओं में 8 राजाओं के नाम देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि इन 4 राजाओं के नाम वाली जो 4 अलग अलग मुद्राएं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, इन राजाओं के नाम हैं शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत्त। ये मुद्राएं अब लंदन में हैं और ब्रिटिश संग्रहालय में ये रखी गई हैं। महेश्वर जोशी द्वारा एक ताम्र मुद्रा जिसमें राजा शिवरक्षित का नाम है, ब्रिटिश संग्रहालय से यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो बाद में कत्यूरी घाटी अल्मोड़ा से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक राजा शिवदत्त, एक राजा आसेक, और जो शेष मुद्राएं हैं वो राजा गौमित्र की हैं। तो पंडित लाल गुप्ता द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में प्राप्त राजा विजयभूति की एक ताम्र मुद्रा का विवरण यहाँ पर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर 8 राजाओं के नाम वाली मुद्राएं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से 6 अल्मोड़ा से, 1 गढ़वाल से और 1 जो है ब्रिटिश संग्रहालय से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं इसकी लिपि जो है वह ब्राह्मी लिपि है। धातु जो है इसमें तांबे का इस्तेमाल हुआ है। लेख इस पर लिखा गया है भागवत छत्रेश्वर महामना। मुद्राओं में जो चित्र है वह है त्रिशूल धारण किए हुए शिव भगवान का चित्र है। इसके साथ साथ इस प्रकार की मुद्रा पर कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है, और इन प्रकार की जो मुद्राओं को शिव प्रकार की मुद्राएं भी कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो है भगवान शंकर का जो है चित्र है। तो कुनिंदों की मुद्राओं में अलग अलग प्रकार के धार्मिक चिन्ह भी प्राप्त हुए थे, और ये चिन्ह जो हैं शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो शक वंश का अब हम शासन की बात करते हैं। तो शक वंश का शासन कहाँ तक रहा, तो इन मुद्राओं से पता चलता है, जो अभी तक हमने जानकारियाँ प्राप्त की उनसे पता चलता है कि यहाँ पर जो गढ़वाल और जो हिमालय उत्तराखंड का जो क्षेत्र था यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी था, और साथ में
हिंदू धर्म का तो था ही। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखते हैं शक वंश का शासन यहाँ पर रहा। तो शकों ने कुनिंदों को पराजित किया और इसके जो मैदानी जो क्षेत्र हैं उन पर अपना अधिकार कर लिया था शकों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया। और कुमाऊं क्षेत्र में स्थित जो सूर्य मंदिर है एवं जो सूर्य मूर्तियां हैं तो शकों के अस्तित्व और उनके यहाँ पर अधिकार का पुष्टिकरण यहाँ पे करती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर है, तो यह शकों ने बनवाया था। इसके साथ शक संवत की जानकारी भी यहीं से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुषाणों की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो शकों के आने के बाद कुषाणों ने भी राज्य के जो तराई क्षेत्र थे, जो मैदानी क्षेत्र थे, वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। और कुषाणों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह कुषाणकालीन जो अवशेष हैं जिनसे हमें पता चलता है यहाँ पर कुषाणों का भी अधिकार था। उनमें जो प्रमुख जो हैं वे कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वे कौन कौन से थे। तो ये जो कुषाणकालीन जो अवशेष हैं वे प्राप्त हुए हैं वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार के पास से, और गोविषाण जो कहाँ काशीपुर से ये प्राप्त हुए हैं। तो गोविषाण का उल्लेख करते हुए कांति प्रसाद नौटियाल द्वारा अपनी पुस्तक में जो आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं है उसमें उन्होंने बताया कि गोविषाण कुषाणों का प्रमुख नगर था। साथ साथ कनिष्क प्रथम जो कुषाण वंश के प्रतापी राजाओं में से एक थे, उनकी नाड़क स्वर्ण मुद्राएं जो हैं काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। और 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा के पास कंचनपुरी से प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से हमने कुनिंद वंश के समकालीन जो और जो ये वंश थे उनके बारे में जानेंगे। तो ये यौधेय वंश जो है, यौधेय वंश को कुनिंद वंश का समकालीन माना जाता है। और इसकी जानकारी में हम इस वंश की मुद्राओं से प्राप्त होती हैं जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र जो कि देहरादून में है, और कालो डांडा जो कि पौड़ी से ये मुद्राएं प्राप्त हुई थी। इससे यौधेय वंश का पता चलता है। तो राजा सीलवर्मन द्वारा बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया गया था और बाड़वाला विकास नगर देहरादून के पास में स्थित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कुनिंद वंश के यही थे और कुछ के अनुसार ये थे यौधेय वंश के। तो देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर इनका निर्माण किया गया है। तो राजा सीलवर्मन ने 3री सदी में एक अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पर किया था और उसके दौरान इस बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया गया था, ये माना जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि शकों ने कुनिंदों के मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया और कुषाणों ने कुनिंदों के तराई क्षेत्र पर अधिकार किया, परंतु उन्होंने कुनिंदों को पूर्ण रूप से नहीं हराया था और कुछ कुनिंद जो है अभी काफ़ी क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। ये हमको इस समय की जानकारी का पता चलता है। और समय के साथ साथ कुनिंद शासक अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए और शकों और कुषाणों को पराजित करके उन्होंने अपने क्षेत्रों से उनको वहाँ से भगा दिया था कुनिंद शासकों ने। और शकों व कुषाणों को पराजित करने के बाद कुनिंद उन क्षेत्रों में वापस चले जाते हैं और कर्तिपुर नामक एक नए राज्य की स्थापना यहाँ पर करते हैं, ये हमको पता चलता है। और इस तरह से उदय होता है कर्तिपुर राज्य का। कुनिंद शासक कर्तिपुर राज्य की स्थापना करते हैं और इस राज्य के अंतर्गत रुहेलखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो उत्तरी भाग है वह आता था कर्तिपुर राज्य के अंतर्गत। तो अधिकांश इतिहासकार जो है कर्तिपुर राज्य की स्थापना को कुनिंदों के द्वारा बताते हैं। साथ में हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के राजा जो समुद्रगुप्त के दरबारी थे हरिशैन, उन्होंने जो प्रयाग प्रस्तुति लिखी है इसमें कर्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। तो यहाँ पर प्रयाग प्रस्तुति द्वारा जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं यह हरिसेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। नागवंश की बात करते हैं तो ये 5वीं सदी से 6वीं सदी के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5वीं सदी यानी कि जो 500 ईस्वी के पास नागों ने कुनिंद राजवंश को हरा करके उत्तराखंड में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर में स्थान जो स्थित है त्रिशूल लेख, वहाँ से यह प्राप्त होता है। इसमें नागवंश के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर जो हैं 4 राजाओं के नाम हैं और ये आपको बताना है हमको कमेंट में कि वो 4 राजाओं के नाम क्या थे। और यदि आप बताते हैं तो हम जो है इसके बाद आपको इसका आंसर जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख में जो हैं जिन 4 राजाओं के नाम उल्लेख हैं वे कौन कौन राजा थे।
तो आज हमने काफ़ी कुछ जाना है हमारे इतिहास जो पुरातात्विक स्थल हैं और स्रोतों के बारे में। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार जो है शंकराचार्य का आगमन जो है अब उत्तराखंड में होता है और वो जो हैं विभिन्न मठों की स्थापना यहाँ पर करते हैं और इन मठों के बारे में भी हम जानेंगे और साथ में इनसे इसके द्वारा क्या हमको इतिहास के बारे में पता चलता है ये जानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारियों के साथ। तो धन्यवाद।